हेलो क्लास, वेलकम। सो इन द प्रीवियस चैप्टर हमने डिस्कस किया था अबाउट इक्वालिटी कि इक्वालिटी क्या होती है और लाइफ में हमें कहाँ कहाँ पर इक्वालिटी देखने को मिल जाती है और कहाँ कहाँ पर हमें इक्वालिटी देखने को नहीं मिलती है। जैसे कि हमने स्टोरी स्टार्ट करी थी एक डोमेस्टिक वर्कर से, जो कि थी कांता, कि वो भी एक वोटिंग लाइन में खड़ी है और उसके एम्प्लॉयर भी सेम लाइन में खड़े हैं। सो शी वॉज हैप्पी कि उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है, कुछ अलग से ट्रीट नहीं किया जा रहा है कि वो अमीर हैं या कुछ है, बट सबको इक्वल ट्रीट किया जा रहा है, सब लोग एक ही लाइन में खड़े हैं। फिर हमने देखा था कि जैसे जैसे उसका दिन गुजरता है वो इक्वालिटी झूठ पड़ जाती है, वो इक्वालिटी इक्वालिटी नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि वो जो कांता है वो एक स्लम एरिया में रहती है जहाँ पे सैनिटेशन की बहुत प्रॉब्लम है। तो क्या अमीर लोग ऐसी जगह पर रहते हैं? नहीं, अमीर लोग अच्छी जगहों पर रहते हैं जहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं होती। दूसरा, उसकी बेटी बीमार है, वो लंबी सी हॉस्पिटल लाइन में खड़ी होती है। तो क्या अमीर लोगों को ऐसा फेस करना पड़ता है? नहीं, अमीर लोगों को ऐसा फेस नहीं करना पड़ता है। तो वहाँ पे उसने देखा कि कैसे इनइक्वालिटी उसकी लाइफ में आ रही है ना। फिर हमने देखा बेसिस क्या होता है इनइक्वालिटी के कई जगहों पर, कैसे जैसे कास्ट के ऊपर बेस्ड इनइक्वालिटी होती है। जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की बुक जो कि थी जूठन, उसमें उन्होंने बताया कि कैसे उनके चाइल्डहुड में उनको बुरी तरह ट्रीट किया गया, कैसे उन्हें अनइक्वल फील करवाया गया, कैसे उनसे पूरा स्कूल साफ करवाया गया है ना, और दूसरे बच्चों को पढ़ने दिया गया। तो वो इनइक्वालिटी दिखाता है हमारे समाज में। उसी तरह से दूसरा बेस है इनइक्वालिटी का, रिलीजन। रिलीजन के बेस पे आप खुद जानते हैं, आप खुद भी, जबकि ये बहुत बुरी बात है और आप खुद भी ये चीज़ करते होंगे, हिंदू और मुस्लिम के प्रति आपका रवैया डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज़ योर रिलीजन, कि आपका रिलीजन क्या है। आप अपने रिलीजन वालों को फेवर करने की कोशिश करते हैं, एज कि अगर आप हिंदू हैं तो आप मुस्लिम्स को फेवर नहीं करेंगे, अगर आप मुस्लिम हैं तो आप हिंदूज को फेवर नहीं करेंगे। ऐसे मतलब थोड़ा रिलीजन के ऊपर आप डिवाइड हो जाते हैं, तो उसको रिलीजियस इनइक्वालिटी बोलते हैं। यहाँ पे एक केस दिया हुआ है मिस्टर एंड मिसेस अंसारी का, जो कि एक फ्लैट ढूंढ रहे हैं अपने लिए रेंट पे। अब जो प्रॉपर्टी डीलर है वो उन्हें बहुत सारे फ्लैट्स दिखाता है, बट दे आर नॉट एबल टू गेट एनी फ्लैट। वाई? क्यों? क्योंकि जैसे ही लोगों को उनका नाम पता चलता है कि ये तो मुस्लिम है, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी हैं, तो लोग उनसे डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर देते हैं, उन्हें बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं, हम नहीं दे सकते घर, ये प्रॉब्लम है या वो प्रॉब्लम है। तो उसमें से एक इंस्टेंस बताया गया है कि एक घर में वो देखने जाते हैं, उन्हें घर पसंद आ जाता है, सब रेंट भी वो दे सकते हैं, अच्छे खासे पैसे हैं उनके पास, वो रेंट दे सकते हैं, सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन क्या होता है, जो लैंड लेडी है वो कहती है कि हम किसी नॉन वेजिटेरियन को अपने घर पे नहीं रखना चाहते, कि हम नहीं चाहते कि हमारे पड़ोस में कोई नॉन वेजिटेरियन रहे। ये वो एक्सक्यूज़ देती है। कैसे पता चलता है कि ये एक्सक्यूज़ है? क्योंकि उसके घर के बराबर में ही जो दूसरा घर था वहाँ पे नॉन वेज बन रहा होता है। तो इससे पता चलता है कि उनके घर के बराबर में तो नॉन-वेज बन ही रहा था, तो वो ऐसी बेतुकी सी बात क्यों बोल रही है कि हम नॉन-वेज वाले को नहीं रखना चाहते। तो ये जस्ट एक एक्सक्यूज़ वो देना चाहती थी, तो क्योंकि वो मुस्लिम को घर नहीं देना चाहती थी, बेसिकली बात ये थी। तो रिलीजन के बेस पे हम इनइक्वालिटी देख रहे हैं, कास्ट के बेस पे हमने इनइक्वालिटी देख ली, ठीक है। फिर अगला कंसेप्ट जो आता है कि अगर हम किसी को ऐसे अनइक्वल ट्रीट करते हैं, ऐसे इनइक्वालिटी दिखाते हैं, तो क्या होता है? जो जो जिसके साथ भी हम ये कर रहे हैं, जिसको भी अनइक्वल ट्रीट कर रहे हैं, उसकी डिग्निटी हर्ट हो जाती है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है, उसको बुरा लगता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर पूरी क्लास बैठी हो और क्लास में मैं किसी एक इंसान को अलग कर दूँ और उससे अलग ट्रीट करने लगूँ, उसको बिल्कुल सबसे गंदा ट्रीटमेंट देने लगूँ कि नहीं, तुम बाहर खड़े रहो, तुम कुछ मत करो, जस्ट बिकॉज कि उसका रिलीजन या उसकी कास्ट कुछ और है, तो उसको बुरा लगेगा, है ना। उसको कुछ बुरा लगेगा, राइट। उसको क्यों बुरा लग रहा है? उसको बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने उसके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया, और जब मैंने अनइक्वल ट्रीटमेंट किया तो मैंने उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया, मैंने उसकी डिग्निटी को हर्ट किया। और ये एक बेसिक सी चीज़ होती है, डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, जो हर इंसान अपने लिए चाहता है ना, जो हर इंसान चाहता है कि हम हमारे साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो, हमारे साथ कोई ऐसा अनइक्वल ट्रीटमेंट ना करे, है ना। तो उसी को हम डिग्निटी बोलते हैं।
जिसे मिस्टर और मिसेस अंसारी या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि, इनको अनइक्वल ट्रीट किया गया था, इनको बुरा ट्रीट किया गया था, तो इनकी डिग्निटी को हर्ट हुआ, बहुत हर्ट हुआ कि हमारे साथ ऐसा क्यों ट्रीट किया, राइट। लेकिन जो ये थिंकिंग है, क्या वो थिंकिंग एक दिन में ख़त्म हो सकती है? नहीं, ये थिंकिंग एक दिन में ख़त्म नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये हमारी सोसाइटी में डीपली इनग्रेव्ड है, हमारी सोसाइटी में मतलब दिमाग में बस चुकी है, उनके वे ऑफ लिविंग में आ चुकी है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो मैट्रिमोनियल की एड थी, उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि कौन सी जात का इंसान उन्हें अपनी बच्चे की शादी के लिए चाहिए या वटेवर, जो भी ऐसा था ना, उन्होंने अपनी कास्ट मेंशन की हुई थी, राइट। तो हम खुलेआम ऐसी चीज़ें करते हैं क्योंकि हम दूसरों को उतना काबिल नहीं समझते कि वो हमारे इक्वल आके खड़े रह सके। तो वो डिग्निटी हर्ट करने की बात हो जाती है, किसी की डिग्निटी हर्ट हो जाती है, उससे किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो जाती है, ठीक है। तो हमें हर इंसान के अंदर की डिग्निटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें मानना चाहिए कि हर इंसान के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है और हमें उसे ऐसे बुरे तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि हर कोई एक दूसरे से इक्वल ट्रीट करे, एक दूसरे को इक्वल बिहेव करे, तो हमने क्या किया है? तो दो चीज़ें हुई हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें मेंशन कर दी गई है, ठीक है, और दूसरा कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है जिनसे इक्वालिटी बढ़ती है। अब क्या क्या है वो चीज़ें, हम वो डिटेल में देखेंगे क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्या लिखा है जिससे इक्वालिटी बढ़ती है। आप जैसे जानते होंगे कि फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास, राइट। तो फंडामेंटल राइट बेसिक राइट है, हमारे लिए ज़रूरी राइट है। उसमें मेंशन किया गया है कि आर्टिकल 14 बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि हर कोई इंसान इक्वल है बिफोर लॉ, लॉ के सामने हर कोई इक्वल है, चाहे कोई रिच हो, चाहे कोई पुअर हो, चाहे कोई किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो। अगर आपने एक पर्टिकुलर क्राइम किया है तो मान लीजिए हिंदू ने एक मर्डर किया है और एक मुस्लिम ने मर्डर किया है, तो दोनों को सेम सज़ा मिलेगी क्योंकि वो इक्वल है बिफोर लॉ। उन्होंने मर्डर किया है तो उनको मर्डर की सेम सज़ा मिलेगी, कोई भी उनके साथ इनइक्वालिटी नहीं होगी कि भाई हिंदू को कम सज़ा मिल गई और मुस्लिम को ज़्यादा सज़ा मिल गई, ऐसा नहीं होगा। हर कोई इंसान इक्वल है बिफोर लॉ। ये हाउस एवर हाई यू मे बी बट द लॉ इज़ अबव यू, कि आप कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी रिच हो जाओ, कितने भी पुअर हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन लॉ आपके लिए इक्वल रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता ना कि पुअर को ज़्यादा सज़ा मिले या फिर जो रिच इंसान है उसको कम सज़ा मिले, नहीं, ऐसा नहीं है। इक्वल बिफोर लॉ, कोई कास्ट, कोई रिलीजन कुछ मायने नहीं रखता, कोई जेंडर कुछ मायने नहीं रखता, आप लॉ के सामने इक्वल है। दूसरा है नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेस ऑफ कास्ट, रिलीजन और सेक्स, मतलब किसी भी इंसान को हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ये कह के कि तुम्हारा ये रिलीजन है या तुम्हारा ये सेक्स है या तुम्हारा ये कास्ट है। मतलब कहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है? जैसे पब्लिक प्लेसेस में जाने के लिए, जैसे कि मान लीजिए आप किसी पार्क में जाते हैं या कहीं पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको बोला नहीं जा सकता कि आप इस कास्ट से बिलोंग करते हैं इसलिए आप इस पार्क में मत आइए, है ना, या आप मूवी थिएटर में मत जाइए, या ऐसा ऐसा नहीं कहा जा सकता किसी को भी। कहीं पर भी डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है ऑन द बेस ऑफ कास्ट, रिलीजन और सेक्स, राइट। फिर अनटचेबिलिटी, अगर आपको पता हो एक कंसेप्ट है इंडिया में अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का मतलब जो लोअर कास्ट होते हैं उनको टच नहीं करना और उनसे टच की हुई कोई चीज़ें नहीं लेना, मतलब उनको बहुत ही उनकी डिग्निटी इतनी पूरी तरह हर्ट करना कि आप टच करने लायक भी नहीं हो, ऐसा समझना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको भी इलीगल बनाया है, उसको भी प्रोहिबिट किया है, ओके। अनटचेबिलिटी हैज़ बीन प्रोहिबिटेड। तो ये चीज़ें होगी इक्वालिटी बिफोर लॉ, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेस ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन और एनीथिंग, है ना। और फिर अनटचेबिलिटी भी प्रोहिबिटेड है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव मतलब जो गवर्नमेंट कुछ स्कीम लाती है, कुछ चीज़ें बनाती है, कुछ रूल निकालती है, उससे कैसे इनइक्वालिटी कम होती है। उससे इनइक्वालिटी का एक एग्जांपल हम लेंगे, मिड डे मील। मिड डे मील स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसमें कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बच्चे होते हैं उनको वहीं पर लंच करवाया जाता है, स्कूल में बना के लंच करवाया जाता है।
तो इस स्कीम से इक्वालिटी कैसे आई है? इस स्कीम से इक्वालिटी इस तरह आई है कि जो पुअर लोग थे, क्योंकि ऑब्वियस है गवर्नमेंट स्कूल में पुअर बच्चे ही पढ़ते हैं, राइट? तो वो बच्चे, पुअर बच्चे अब खाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए बोल लीजिए, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल को अटेंड करने लगे हैं, क्योंकि स्कूल में एनरोलमेंट बढ़ गई है कि लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाना स्टार्ट कर दिया है। दूसरा, बच्चे स्कूल में रहते हैं और आराम से पढ़ते हैं, क्योंकि भूखे पेट तो कोई पढ़ नहीं सकता, लेकिन जब उनका पेट भरा हुआ है, सब चीज़ें ठीक है, तो वो आराम से बैठ के पढ़ भी सकते हैं। उनकी उनकी परफॉर्मेंस आप देखते होंगे, हर साल जब गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं तो न्यूज़ में आता है। तो वो क्यों कर पा रहे हैं? वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो अच्छे से फोकस कर पा रहे हैं, राइट? तो एक तो ये हो गया। दूसरा, मदर जो थी उन बच्चों की, उन्हें अपने बच्चों के खाने पीने के लिए वापस घर पे आके काम करना पड़ता था, तो वो अपने काम पे फोकस, एम्प्लॉयमेंट फोकस नहीं कर पाती थी। बट अब मदर फ्री हैं, वो अपने बच्चों के खाने को लेके परेशान नहीं है, वो बच्चे आराम से स्कूल में ही खा रहे होते हैं, तो मदर अपने काम पे फोकस करती है। ये तो चलो पुअर और कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब सोशल स्टेटस या उनकी पॉवर्टी को लेके कुछ इनइक्वालिटी कम हुई है। दूसरी कुछ इनइक्वालिटी जो थी, जैसे कि कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके, तो उसको कैसे इसने हल किया है? इसने सॉल्व किया है बाय कि जो सब बच्चे होते हैं वो सारे एक साथ बैठ के ही खाना खाते हैं, राइट? तो वो सारे बच्चे, चाहे उसका कोई भी रिलीजन हो, चाहे उसका कोई भी कास्ट हो, वो सब बैठ के एक साथ खाना खा रहे हैं। तो उससे क्या होता है? उससे इक्वालिटी बढ़ती है। हम सब एक साथ बैठ के चीज़ें कर रहे हैं, एक साथ चीज़ें समझ रहे हैं, एक साथ खा रहे हैं, तो उससे इक्वालिटी बढ़ती है, टॉलरेंस बढ़ती है। तो इस तरह से गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी हेल्प करते हैं इक्वालिटी को बढ़ाने में। ठीक है। अच्छा, अब एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि क्या ये जो इनइक्वालिटी की बात हम कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ इंडिया में ही होता है या कहीं और भी ऐसा है कि ऐसे इनइक्वालिटीज़ होती हैं? तो आपको जान के हैरानी होगी, हर देश में होती है, हर जगह पर होती है, हर स्टेट में होती है, हर गांव में होती है। इनइक्वालिटी किसी न किसी बेस पे होती ही होती है। क्यों? क्योंकि हम इतने इनटॉलरेंट इंसान की तरह बिहेव करते हैं, इतना ज़्यादा किसी को हर्ट कर देते हैं। हर जगह ये देखने को मिला है। कहीं पर हम किसी को कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेट करते हैं, कहीं पर हम किसी को स्किन कलर के बेस पर डिस्क्रिमिनेट करते हैं, कहीं पर हम किसी को कि वो अच्छे से इंग्लिश बोलता है, नहीं बोलता है, हिंदी यूज़ करता है, इन चीज़ों के ऊपर डिस्क्रिमिनेट करते हैं। मतलब होता है, डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं देखने को मिलती है और वो गलत है, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है अमेरिका का। अमेरिका में भी डिस्क्रिमिनेशन, जो कि वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड कंट्री में से गिनी जाती है, तो वहाँ पर भी इनइक्वालिटी का एग्जांपल है। वहाँ पे इनइक्वालिटी होती है ऑन द बेस ऑफ स्किन कलर, कि आपका स्किन कलर कैसा है, कि आप ब्लैक है या वाइट है। जो ब्लैक लोग हैं उनको बुरा ट्रीटमेंट दिया जाता है और वाइट लोग जो है वो प्रिविलेज सेक्शन में बनाते हैं। तो इस अभी तो वहाँ पे फिर भी लॉज बन गए हैं जिसके अकॉर्डिंग ब्लैक और वाइट को हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। बट इनिशियली वहाँ पे भी क्या था कि जो ब्लैक थे उनको अलाउड नहीं था, जो भी वाइट जहाँ जिस जगह पर जाते हैं वहाँ पर जाना उन्हें अलाउड नहीं था। उनके लिए अलग चीज़ें हुआ करती थी, जैसे स्कूल्स भी ब्लैक बच्चों के स्कूल अलग हुआ करते थे, वाइट बच्चों के स्कूल अलग हुआ करते थे, रेस्टोरेंट्स, ये सारी चीज़ें भी अलग अलग हुआ करती थी, क्योंकि ब्लैक के लिए अलग, वाइट के लिए अलग, मतलब तो ये एक काइंड ऑफ इनइक्वालिटी थी। और अगर मान लीजिए आप ट्रेन या बस या किसी चीज़ में सफ़र कर रहे हैं और आप सीट पे बैठे हुए हैं और आप ब्लैक हैं और तभी कोई वाइट आ जाता है, तो आपको उसके लिए सीट छोड़नी पड़ेगी, उसको बिठाना पड़ेगा, वाइट को बिठाना पड़ेगा, क्योंकि वाइट प्रिविलेज्ड है तो उसको बिठाना पड़ेगा। तो ये ऐसे टाइप की चीज़ें हुआ करती थी। बट फिर एक लेडी थी, रोज़ा पार्क्स, शी वॉज एन एफ्रो अमेरिकन लेडी। उन्होंने क्या किया, जब वो बस में बैठी हुई थी, वो बहुत टायर्ड थी, वो अपने काम से आई थी और काम से आ रही थी और वो बहुत टायर्ड थी, तो उन्होंने बस में सीट देने से मना कर दिया, एक वाइट को सीट देने से मना कर दिया। तो उस उनके इस मूव की वजह से वहाँ पे एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसका नाम था सिविल राइट मूवमेंट। सिविल राइट मूवमेंट में ये माना गया कि जो ब्लैक है वो भी वाइट के इक्वल है, वो भी इंसान है, तो सब इक्वल है, राइट? तो उनके लिए ये डिमांड किया गया था कि उनको भी इक्वल अधिकार मिले।
तो फिर 1950s में ये इंसिडेंट हुआ था और 1950s में ही ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। तो वहाँ से फिर ये लॉ बना कि जो भी पुअर है, जो भी मतलब ब्लैक है, वो अब वाइट के स्कूल में जा सकते हैं। मतलब वाइट और ब्लैक का सेग्रीगेशन जो था वो ख़त्म हो गया और उनको भी इक्वल राइट दिए गए। लेकिन फिर भी आज भी हम देखते हैं कि वहाँ पे फिर भी ब्लैक और वाइट के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने कास्ट की इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए इंडिया में काम किया है, लेकिन क्या कास्ट इनइक्वालिटी खत्म हुई है? नहीं, अभी भी नहीं हुई है। उसी तरह वहाँ पर उन्होंने काम किया है बट इनइक्वालिटी ख़त्म नहीं हुई है। वहाँ पे अभी भी जो मेजॉरिटी ऑफ पुअर हैं वो ब्लैक ही है। तो इससे भी पता चलता है कि हाँ, वहाँ पे अभी भी इनइक्वालिटी है। तो दिस सम्स अप योर चैप्टर ऑफ इक्वालिटी। इसके बाद हम इनके क्वेश्चन आंसर करेंगे और आप लोग अपने असाइनमेंट्स वगैरह टाइम पे पूरा कीजिए। और कोई भी डाउट है आपका तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए, फील फ्री टू कांटेक्ट मी। थैंक यू सो मच।